हे हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। सो आज हम आए हैं आपके लिए फर्स्ट वीडियो 12th क्लास की अकाउंटेंसी की लेकर। सो आज की क्लास में क्या होने वाला है बच्चों, ज़्यादा हम कुछ टफ नहीं पढ़ने वाले, बड़ी सिंपल सिंपल बेसिक बातें करेंगे। और क्योंकि कक्षा 11 से 12 में आप जस्ट अभी आए हो, तो कुछ आपसे बेसिक बेसिक बातें आपने हमको करनी है। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी इस क्लास को चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर पार्टनरशिप मॉड्यूल, एंड दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते बच्चों। सो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज पार्ट 1। सबसे पहले बेटा आपने बातें करनी है कुछ रिगार्डिंग जो अभी आप पढ़ के आए हो। ठीक है जी, बताओ सर। तो बेटे बिजनेस की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, तो बिजनेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो एक होता है बेटा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या होता है बच्चों? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब बेटे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होगा? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक सिंगल ओनर है। कौन है बेटा? एक सिंगल ओनर है जो बिजनेस को रन करता है। तो अगर सिंगल ओनर है तो यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? क्योंकि एक ही आदमी मालिक है बच्चों, तो क्या होगा कि जो फंड्स हैं वो कम रहेंगे, लिमिटेड फंड्स रहेंगे बहुत, क्योंकि एक ही आदमी ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन अपना करना है। दूसरी बात बच्चों करें तो मैनेजमेंट को लेकर एक आदमी क्या क्या संभालेगा। हर आदमी हर चीज में एक्सपर्टीज तो हो नहीं सकता, हर आदमी हर चीज में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता। उसका एक्सपर्टीज जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, तो मैनेजमेंट को लेकर वो परेशान रहेगा। तीसरी बात अगर हम करें, जो बिजनेस का पूरा रिस्क है वो सिंगल आदमी ने उठाना है। वो अगर बिजनेस डूबा तो अकेला एक आदमी डूबा, ठीक है, पूरा का पूरा रिस्क उसके ऊपर है। ठीक है सर। दूसरा जो फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारे सामने होता है वो होता है बेटे पार्टनरशिप। क्या होता है? पार्टनरशिप। बोले सर ये क्या है? अरे भैया ये जो लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस का सॉल्यूशन है हमारे पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा बेटे, जो ओनर होंगे बिजनेस में वो कम से कम दो होंगे, कम से कम दो होंगे। ठीक है जी। तो कम से कम बेटा दो ओनर यहाँ पर होंगे। दो ओनर के होने से क्या होएगा बच्चों कि आपके पास जो फंड्स की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सॉर्ट आउट होगी, फंड्स और आ जाएंगे बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। दूसरी बात, आपका जो मैनेजमेंट था वो भी क्या हो जाएगा? एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब कि काम बढ़ जाएगा। जो जिसको ज्यादा बेहतर काम आता है वो आदमी वो काम ज्यादा अच्छे से संभाल लेगा बेटा। ठीक है। अब तीसरी जो रिस्क है हमारा, वो रिस्क भी क्या हो जाएगा? रिस्क का भी डाइवर्जन हो जाएगा। रिस्क पूरा एक आदमी पे नहीं रहेगा, वो रिस्क भी पूरा का पूरा हमारा पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो ये ओनर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। और जो यहाँ पर होता है बंदा ओनर, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी। ठीक है जी। तीसरा बेटे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो हमारा कहलाता है कंपनी। वो क्या कहलाता है? कंपनी। इसके ऊपर अलग चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर एक 1 पर्सन कंपनी होती है, एक बेटा प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? तो ये सब क्या होता है ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे भी। ठीक है जी। सो क्लास 11th में आप बेटा जो अकाउंटिंग पढ़ के आए हो वो किसकी पढ़ के आए हो? प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग आप पढ़ के आए हो। क्लास 12th में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप और ये कंपनी की अकाउंटिंग। ठीक है साहब। तो ये आपको मोटा मोटा पढ़ना है। ठीक है जी। आगे चर्चा करते हैं आपके सिलेबस को लेकर। तो बेटा आपका सिलेबस 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो क्लास 12th है उसका अकाउंट्स का सिलेबस यहाँ पर 3 हिस्सों में बटा हुआ है बेटे। सबसे पहला आ जाता है आपका पार्टनरशिप को लेकर। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपके पास बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर आपको पढ़ने बच्चों? 5 चैप्टर। चैप्टर फर्स्ट आपका फंडामेंटल्स है। चैप्टर 2 बेटा क्या रहेगा? ये रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर 3 रहेगा बेटा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। चैप्टर 4 रहेगा आपका ये आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। और चैप्टर 5 रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब कि दुकान बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर दुकान की मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के शुरू होने से लेकर कोई नया पार्टनर आएगा, कोई पार्टनर जाएगा, किसी की डेथ होगी,
एंड फाइनली दुकान बंद हो जाएगी। सारे केसेस हम करेंगे, ठीक है जी। ओवरऑल ये जो चैप्टर्स है आपकी, ये पार्ट बटा हुआ आपका 36 मार्क में। कितना है ये बेटा है 36 नंबर का, ठीक है जी। समझ में आ गया सर, आगे बढ़े सर। फिर बेटा आपके पास है यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स। क्या है बोले सर? कंपनी अकाउंट्स है। यहाँ पर आपके पास दो चैप्टर्स आपको बेसिकली पढ़ने हैं। एक तो इशू ऑफ शेयर्स, और बेटा दूसरा जो है वो है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स। 24 मार्क का मसला यहाँ पर आपका आ गया। और बेटे आपका जो थर्ड मॉड्यूल है वो हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 किताबें हैं, 3 पार्ट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। यहाँ पर हमारे जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, तो थ्योरी के 2 चैप्टर्स हैं जो एनालिसिस के ऊपर हैं, ठीक है बेटा। 2 चैप्टर ये हैं। फिर एक आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, एक कॉमन साइज है, फिर आपका आ जाएगा रेशियो बेटे, एंड फाइनली आ जाएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सब करके 20 मार्क का आपका सिलेबस यहाँ पर डला हुआ है। तो हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कंप्लीट करेंगे, देन कंपनी अकाउंट्स एंड देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये जो चैनल है आपके लिए कॉमर्स बैक बेंचर, इट इज बेसिकली चैनल क्रिएटेड टू आपकी जो बेस है, जो आपके कंसेप्ट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको ज्यादा शार्प करने के लिए हमने चैनल क्रिएट किया है। तो इस चैनल पे आपको आपके सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझाए जाएंगे, उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कराए जाएंगे। अब बात आती है कि सर क्वेश्चंस की बात को लेकर, तो कुछ क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जांपल्स के साथ हम करेंगे। अब आपके स्कूल में अगर जैसे बुक्स चलती हैं, तो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल, इन 2 बुक के सॉल्यूशन के लिए हमने एक और चैनल बनाया है हमारा अकाउंट सॉल्यूशन के नाम पे। उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपकी बुक के सारे अनसोल्व जो क्वेश्चंस हैं, उनका एक जो सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो है हमारा नया बनाया हुआ चैनल अकाउंट्स सॉल्यूशन। तो वहां पर आप जाइएगा, आपको डीके गोयल के अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, टीएस ग्रेवाल के अलग सॉल्यूशन मिलेंगे क्लास 11 12th अकाउंटेंसी के, ठीक है जी। इस चैनल पे हम बात करें तो हम पूरे कंसेप्ट पढ़ेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, अलग से क्वेश्चन, अलग से एग्जांपल के थ्रू हर कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, किस तरह से आपका कोर्स डिजाइन है, एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बिजनेस जो है किस तरह से होता है, ये प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है, आपके सिलेबस में क्या है, वो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। तो अब शुरू करते हैं हमारा जो एकेडमिक पार्ट है उसको। सबसे पहले आपका की पार्टनरशिप सर होती क्या है, व्हाट इज दिस पार्टनरशिप? तो बेटे इसकी जो डेफिनेशन गिवन है वो है, इट इज द रिलेशन बिटवीन persons, क्या बेटा? रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको गिवन है कि इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है सर। अब सर इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या ये डेफिनेशन कहना चाहती है? तो बेटे इस डेफिनेशन की हेल्प से आप सारे फीचर्स भी यहाँ पर समझ पाओगे पार्टनरशिप के। सबसे पहले हमने बात करी, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। क्या बात की हमने कि किसके बीच की रिलेशनशिप है? बोले सर पर्संस के बीच की रिलेशनशिप है। तो बेटे आपके यहाँ पे फीचर्स आते हैं, वो फीचर्स क्या है सर? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसकी फीचर्स देखिएगा, सबसे पहला फीचर आ गया टू और मोर पर्सन। क्या गया बेटे? टू और मोर पर्सन। दैट मीन्स आपको पार्टनरशिप करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए, कोई भी बिजनेस का अगर फॉर्मेशन आपको पार्टनरशिप में करना है, सो व्हाट यू नीड, यू रिक्वायर मिनिमम
2 पर्सन, आपको क्या चाहिए बेटा, 2 बंदे चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। एंड मैक्सिमम पर्सन जो परमिसिबल है दैट आर 50%। कितने हैं बेटा, 50%। अब एक और बात मैं आपको क्लियर करता हूं, यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी कुछ कानून बना हुआ है जो इसको गवर्न करता है वो होता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी कुछ कानून, कुछ प्रोविजन, कुछ लॉ है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है जी, ओके सर, समझ में आ गया। तो बोले सर अब बताइए मैक्सिमम पर्सन 50 होंगे, ये हमें कहाँ मिलता है? तो बेटे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 50 होंगे, ये हमको यहाँ पर गिवन नहीं है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये मैक्सिमम जो लिमिट है इट इज गिवन अंडर कंपनीज एक्ट। कहां पर गिवन है बेटा, ये कंपनीज एक्ट में। मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो आपको नहीं बताता कि मिनिमम नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात, ये आपको कंपनी एक्ट 2013 स्पेसिफाई करता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े सर। अब जो ये पर्सन है बेटा, अब ये पर्सन है, ये कौन होंगे? दीज पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या, ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इनको अलाउ करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर सके। सॉरी, ठीक है जी, थोड़ा और समझाइए सर। बेटे कुछ लोग होते हैं पर्सन्स नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही किसी के साथ नहीं कर सकते दैट मीन्स वो फिर पार्टनर भी नहीं बन सकते। ऐसे कौन से लोग हैं बेटा? ऐसे हैं बेटा, देखिएगा, सबसे पहली बात कर ले माइनर की। किसकी बात कर ले? माइनर की, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो पर्सन जो है किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ही कैन शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल यार भाई, मैं है ना पार्टनरशिप बिजनेस में हूँ और मेरी कल को डेथ हो जाती है और मेरा बच्चा जो है माइनर है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे जो पार्टनर्स हैं वो उसको बिजनेस से निकाल दे। ठीक है, वो पार्टनर नहीं है, लीगली वो पार्टनर नहीं है, लेकिन मेरे पार्टनर्स हो सकता है जब तक वो मेजोरिटी एज अटेन करे तब तक मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको देते रहे कि ठीक है भाई अभी भी तुम्हारे पास ये प्रॉफिट आता रहेगा, और जब ये मेजर हो जाएगा बच्चा तभी इसके पास ऑप्शन है, चाहे तो पार्टनर फर्म का बन सकता है, चाहे तो फिर छोड़ दे। क्लियर है? तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो शेयर कर सकता है प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है सर। दूसरा कौन सर? दूसरा बेटे इंसॉल्वेंट पर्सन। कौन? इंसॉल्वेंट पर्सन, बैंकक्रप्ट आदमी। इंसॉल्वेंट का मतलब बैंकक्रप्ट, जो कंगाल आदमी, जो कौन है? कंगाल है बेटा। ठीक है, जिसने अपने आपको बोला कि मैं कंगाल हो गया हूं भाई। ठीक है, तो वो भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब कि पागल आदमी, अनसाउंड माइंड, इसका मतलब है कोई पागल इंसान किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगर उससे आपने पार्टनरशिप कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा कोर्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बेटा लिख देता हूं, पर्सन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि कानूनन किसी के ऊपर जो है बंदिशें हो कि भैया आपको अलाउड नहीं है किसी के साथ पार्टनरशिप करने का, तो ये लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर, काफी डिटेलिंग बता दी। बिल्कुल बेटा, काफी डिटेल में आपको मैंने समझाया है। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा, हाँ, चलिए आगे बढ़ते। तो ये एक फीचर हो गया सर। दूसरा फीचर क्या है सर? दूसरा फीचर देखिएगा बेटे, हु हैव एग्रीड, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, दैट मींस एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्या? पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। और ये जो एग्रीमेंट है बेटा, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी
हो सकता है। तो एग्रीमेंट इज मस्ट, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन। दैट मीन्स अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठे बैठे बात करते हो कि चल भाई अपन गोलगप्पे का ठेला खोलते हैं पार्टनरशिप में, दैट इज ओके, ठीक है। और उसी बातों को, बिजनेस की बातों को आप किसी पेपर में लिख लेते हो तो वो रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। दोनों ही केस में एग्रीमेंट का सिंपल सा मतलब ये सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम किसी के ऊपर जो है बंदूक लगा दी कि भाई तू तो मेरे साथ पार्टनर बनेगा, ऐसा नहीं। यू मस्ट एग्री टू डू बिजनेस विथ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए आप जो है तैयार हो। देन शेयर द प्रॉफिट्स, क्या आया दूसरा तीसरा फीचर, शेयर द प्रॉफिट्स। जो थर्ड फीचर है वो हो गया हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे लॉस भी है बेटा, क्योंकि नेगेटिव प्रॉफिट्स आर लॉसेस। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगी, जो पार्टनर्स है उनके बीच में क्या बटेगा, उनके बीच में प्रॉफिट का बंटवारा होगा। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा बेटा होगा। किस रेशियो में होगा बेटे, एग्रीड रेशियो। जिस भी रेशियो में इन लोगों ने सहमति करी थी, जिस भी रेशियो में सहमति करी थी, उस रेशियो में ये लोग पार्टनर्स जो है प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है साहब। फिर इसके बाद सर बिजनेस पर्पस क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप का पर्पस क्या होना चाहिए बेटा। बोले सर पार्टनरशिप जो होती है बिजनेस पर्पस से होगी, कोई चैरिटी वैरिटी के लिए पार्टनरशिप नहीं होती है, बिजनेस पर्पस, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप के पीछे हमारा जो मोटिव होगा वो होगा टू कैरी ए बिजनेस, टू अर्न ए प्रॉफिट, ठीक है। दैट इज नॉट फॉर चैरिटी, नॉट फॉर चैरिटी। चैरिटी वैरिटी के लिए बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होती है, पार्टनरशिप होती है बिजनेस कैरी करने के लिए। इसके बाद बात करें कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस पॉइंट से समझ में आता है बेटा कि पार्टनरशिप बिजनेस, अगर चार पार्टनर हैं मान लो ए बी सी डी, तो चारों मिलके चाहे बिजनेस को रन करें, चाहे कोई एक पार्टनर बाकी के बिहाफ पे या दो पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे पूरी फर्म को रन कर रहा हो, अलाउड है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक और रिलेशन आता है बेटे, वो आता है यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। दैट मीन्स अगर दो पार्टनर है ए और बी, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ ए जो है उसके किए गए हर कार्य जो कि बिजनेस से रिलेटेड है उसके लिए बी भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए ए की बी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ए की एक्टिविटी के लिए बी रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स बी क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल है और ए एजेंट बन गया। ऐसे ही बी के किए गए हर बिजनेस के कार्य के लिए ए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हर पार्टनर अपने आप में एजेंट भी होता है बेटा और प्रिंसिपल भी होता है, ये एक बात होगी, ठीक है सर। एक और इंपॉर्टेंट फीचर आप सुन लीजिएगा लास्ट में, वो है बेटा आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये बड़ा खास फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखिएगा। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि यार मैंने 5 लाख रुपए धंधे में डाले एज ए पार्टनर, तो मेरे ऊपर मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या आ सकती है कि मेरे 5 लाख रुपए डूब जाएंगे, ऐसा ही नहीं है। अगर बिजनेस के लॉसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि 5 लाख तो मेरा खत्म हो ही गया, मेरे को साथ में 10 लाख रुपए और लाने पड़ेंगे, तो भैया मेरा घर बेच के चाहे मुझे पैसे देने पड़े, मेरे को वो लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी बिजनेस की, क्लियर है। तो कहने का मतलब कि पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर्स, पर्सनल प्रॉपर्टीज और एसेट्स, या मैं कहूं एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ फर्म्स लाइबिलिटी। अगर बिजनेस की कोई लाइबिलिटी है तो उनको मीट आउट करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट यहां तक समझ में आया होगा, आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी और आपको पार्टनरशिप के फीचर्स भी समझ में आ गए होंगे। सो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दिया है, आप लोग यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या पोस्ट करके लिख लो आप लोग। अब आगे देखते हैं। अब है बेटे पार्टनरशिप डीड। बोले सर पार्टनरशिप डीड क्या है, बेटा पार्टनरशिप डीड जो है, अभी हमने कहा था ना कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। सो इट इज द रिटन एग्रीमेंट
containing all terms and conditions of partnership duly signed by each पार्टनर। ठीक है बेटे, तो ये क्या है बेटा, रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें सारे बिजनेस की जो पार्टनरशिप का बिजनेस हम कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप हम करने जा रहे हैं, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन है। तो ये रिटर्न एग्रीमेंट है जिसपे सारे पार्टनर्स ने साइन किया है। ठीक है बेटा, तो ये एक बात हो गई। फिर बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जरूरत हमें क्यों हो रही है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हमें आती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेटे सिंपल से 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, इट रेगुलेट्स राइट्स एंड ड्यूटीज, रेगुलेट्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर हर पार्टनर की राइट ड्यूटी क्या क्या है, क्या लाइबिलिटी, सब मेंशन होगी इसके अंदर। दूसरी बात अगर बेटा हम करें तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पार्टनर्स। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा तीसरा पॉइंट ये है, इट सर्व्स एज एविडेंस, इट सर्व्स एज एविडेंस, क्या एविडेंस के तौर पे रखी जाएगी इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा होता है तो उसको सेटल करने के लिए जज साहब क्या बोलेंगे, पहले भैया तुम्हारी एग्रीमेंट ले आओ टू सेटल डिस्प्यूट अमंग पार्टनर। तो ये रिक्वायरमेंट है बेटा हमारे पार्टनरशिप डीड की। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये एक बात हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब इसके आगे अगर हम समझें तो इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गई बेटे। अब इसके बाद ये है बात कि इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। तो कंटेंट्स क्या होंगे बेटा, कंटेंट्स होंगे इसके हमारी फर्म का एड्रेस, नेम, ठीक है, पार्टनर्स का नेम, एड्रेस, ठीक है, आपके कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है पार्टनर्स का, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से चार्ज करना है, किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो कैसे देनी है, अगर उनका बीच में कोई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा कैसे होगा। तो मतलब कहने का मतलब बहुत सारी इस तरह की कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई हो सकती है। ठीक है, आप जितनी भी सोच सकते हो उतनी कंडीशन यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। तो वो पॉइंट मुझे लिखवाने की ऐसे जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आपका रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड। ठीक है साहब, अब दो पार्टनर है यार, मान लो राम और श्याम दो पार्टनर है, अब वो दोनों झगड़ने लग गए। ठीक है, वो दोनों झगड़ने लग गए। अब झगड़ते झगड़ते साहब बात यह है कि वो कोर्ट में पहुंच गए जज साहब के सामने कि भैया इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, इसने मेरे साथ किया, ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो जज साहब बोलेंगे बताओ यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तो वो बताना शुरू करेंगे। तो जज साहब बोलेंगे चलो एक काम करो, तुम्हारा एग्रीमेंट लेके आओ। अब वो बोलते हैं साहब एग्रीमेंट तुमने बनाया नहीं, हम तो अच्छे दोस्त थे, तो दोस्ती के अंदर हमने पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया, तो हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट तो है नहीं। तो जज साहब फैसला कैसे सुनाएंगे, उनका निपटारा कैसे करेंगे, उनके झगड़े को खत्म कैसे करेंगे। तो जज साहब जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ध्यान में रखते हुए उनके जो भी इश्यूज है उनके ऊपर डिसीजन देंगे। ठीक है सर, तो क्या डिसीजन रहेंगे, क्या इश्यूज रहेंगे, हम यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, कि अगर वो झगड़ रहे हैं, एक बोल रहा है मैं 60% प्रॉफिट लूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं 70% लूंगा, तो इस केस में क्या होगा साहब, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इक्वल होगा। कैसे होगा बेटा, इक्वल होगा। ठीक है जी। दूसरी बात हम कर लेते हैं, कोई सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कमीशन टू पार्टनर, तो भैया अगर डीड नहीं है तो ऐसी कोई भी बातें ना करो हमारे साथ, कुछ नहीं मिलेगा किसी को। ठीक है, बात कर लेते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर, तो वही बात, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट भी नहीं आएगा। ठीक है,
अब एक और बात, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को, बिजनेस को एज ए लोन कोई पैसा दिया है और उसके ऊपर कोई डीड में कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या होगा बेटे? तो बेटा इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन 6% पर एनएम की रेट से हमें इंटरेस्ट, मतलब हमें बोले तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस पार्टनर को। ठीक है जी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन टू पार्टनर। अगर फर्म ने, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है और डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है कोई भी, ठीक है, तो उस लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट फर्म जो है पार्टनर से लेगी, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो बेटा इस तरह का इंटरेस्ट फिर अलाउड नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको 6% पर एनएम की रेट से इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। क्लियर है? इन बातों का आपको ध्यान रखना है बेटे। चलिए, तो ये आपकी कुछ बेसिक बातें थी पार्टनरशिप डीड को लेकर, कि डीड होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या रूल अप्लाई होंगे अगर डीड ना हो तो। एमसीक्यू के पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन के सोल्व करोगे आप, और अगर क्वेश्चन में कहीं पे है कि डीड है या डीड नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आपको प्लीज ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है इसको। ठीक है, तो लिख लो इसको और याद कर लेना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, ये छोटा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है? एग्रीमेंट, ओरल रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग पार्टनर्स, एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर। आपसे पूछा गया कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है, कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर चलो कमेंट में दे देना। ठीक है, इसका दूसरा, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, प्रॉफिट इन शेयर इन कैपिटल रेशियो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को क्या मिलेगा इन चारों में से? तो ये भी तुम क्वेश्चन 2 का आंसर भी कमेंट कर देना और देख लेना वहां पे। ठीक है, मैं डाल दूंगा इसका आंसर, बाकी तो आपको पता है आंसर क्या है। ठीक है, अभी तक अगर पढ़ा है तो इसका आंसर आपको पता है। अब हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो इसको समझिएगा, इसको बेटे समझिएगा। आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये सर क्या होता है? दीज आर द आइटम्स, ये वो चीजें हैं which are deducted from revenue of firm to arrive at नेट प्रॉफिट्स। मतलब नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए फर्म के रेवेन्यू में से जो चीजों को आप घटाओगे वो सब क्या है? आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सरल भाषा में बोलूं तो ये सब खर्चे हैं बिजनेस के। क्या है? बिजनेस के खर्चे। these are actual expenses, these are actual expenses of the firm. Example, salary, rent, advertisement expense, depreciation, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वो खर्चे हैं, एक्चुअल बिजनेस के खर्चे बेटा। दीज आर अनअवॉइडेबल। ये क्या होते हैं? अनअवॉइडेबल है, इनको आप हटा नहीं सकते। ठीक है, कि मैं तो नहीं दूंगा, होंगे तो देने पड़ेंगे यार, अगर तुमने स्टाफ को रखा है सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, अब बात करें आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ
प्रॉफिट। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये वो चीजें होती है बेटा, दीज आर दोज आइटम्स, these are those items which are distributed among partners out of प्रॉफिट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट में से पार्टनर को दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, जो प्रॉफिट है उसको आप पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हो, प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांट रहे हो। तो वो सारी चीजें जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ये सब कब दे पाओगे आप, ये सब बेटा तभी दे पाओगे जब आपकी फर्म को प्रॉफिट होगा। तो ये सब क्या है, आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर, आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सारी जो चीजें हैं, दिस विल बी डेबिटेड टू, दिस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब कहां जाती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जबकि ये जो आइटम्स हैं ये सारे कहां जाते हैं, दिस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो बेसिक फंडा ये है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ आइटम जो भी है वो चीजें हैं जो प्रॉफिट होंगी तो ही हमें देनी है, प्रॉफिट नहीं है तो इनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। जबकि आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमको फर्म को पे करने ही पड़ेंगे, डेबिट करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की क्लास थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक पे थी, पहली क्लास थी, मैं भी आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता, बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी क्लास है, 100 में 100 आप स्कोर कर सकते हो, बस प्यार से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, इजिली सारी चीजें अचीव हो जाएंगी। आपको अगर ये लेसन समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी कमेंट आप कमेंट कीजिए, ठीक है बेटा। सो टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, बाय बच्चों, लव यू, टेक केयर।